नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको ऐसे हम कीवर्ड्स दिखाएंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। आज भुज से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की तबाही के ऐसे त्रिभुज के बारे में देश को बताया जिसकी मारक क्षमता ज्यादा है और रेंज पाकिस्तान तक है। फिर एक ऐसी रिपोर्ट जिससे पाकिस्तान को दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ रहा है। दावा है कि भारतीय वायुसेना ने पहले डमी एयरक्राफ्ट भेजकर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और फिर ब्रह्मोस की बारिश कर दी। इस पर भी हमने एक कुंजी तैयार की है। इसके बाद आपको एआई तस्वीर से झूठ का प्रोडक्शन करने वाले पाकिस्तानी एक्सपर्ट से मिलवाएंगे जिनका नाम है इशाक डार, जो कहने को पाकिस्तान के डिप्टी पीएम है लेकिन संसद में झूठ बोलने में वो माहिर हैं। हालांकि इनकी पोल खुद पाकिस्तान ने के एक अखबार ने ही खोल दी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक और बड़ी तैयारी है। भारत के सांसद इंडियन आर्मी के इस कामयाब ऑपरेशन के बारे में दुनिया को ब्रीफ करेंगे। इस डेलीगेशन में सभी दलों के सांसद शामिल होंगे जो अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएंगे और आतंकवाद पर भारत का पक्ष बताएंगे। सिंधु नदी के पानी पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में सियासी युद्ध छिड़ा है। दरअसल सीएम ने जल्द तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग की थी, जिस पर महबूबा ने सवाल उठाए और कहा पानी को हथियार बनाना अमानवीय है। इस पर उमर ने कहा कि महबूबा पाकिस्तान के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही हैं। आज सत्ता में हम उन नेताओं की वैचारिक मरम्मत भी करेंगे जो सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के मंत्री सबसे आगे हैं, जहां अब डिप्टी सीएम ने कहा है कि सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है। इसके अलावा कांग्रेस के भी एक विधायक ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए हैं। और आप सभी न्यूज मित्रों के लिए एक शुभ समाचार भी है। आम आदमी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक गुड न्यूज दे सकता है। खबर यह है कि रेपो रेट में 0.50% तक की कटौती की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपके लोन की ईएमआई कम हो जाएगी। सत्ता में लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारत के उस स्वदेशी हथियार की जो आजकल पाकिस्तान की सत्ता और सेना के सपने में आ रहा होगा। नाम है ब्रह्मोस। पिछले कुछ घंटों से ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। गुजरात के भुज में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि कैसे ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। वहीं पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल भी ये मान रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से कैसे पाकिस्तान का एयरबेस कुछ ही घंटों में तबाह हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं ब्रह्मोस वाला ब्रह्मास्त्र पाकिस्तान पर कैसे चला? ये कहानी हवाबाज, शहबाज और चालबाज मुनीर को बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि इस कहानी में भारत की हवाई शक्ति है, तकनीकी बुद्धि है और दुश्मन को चकमा देने वाली रणनीति भी है। जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार 9 और 10 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स ने डमी एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान को चक्रव्यूह में फंसाया था। भारत ने रणनीति के तहत पाकिस्तान की ओर पहले डमी एयरक्राफ्ट भेजे थे। ये डमी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के रडार पर फाइटर जेट की तरह दिख रहे थे। दुश्मन ने इसे असली समझकर अपना रडार और डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया। डमी एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को काफी देर तक इंगेज रखा। पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर और रडार के पूरे सेट को विभिन्न स्थानों पर तैनात कर रखा था। जैसे ही ये सक्रिय हुए, भारतीय सेना को उनकी लोकेशन मिल गई। इसी समय भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। भारत के एक्शन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। ऐसा पहली बार है जब ब्रह्मोस से भारत ने अपने दुश्मन पर इस तरह आक्रमण किया। भारत की इस शक्ति से न सिर्फ पाकिस्तान अवगत हुआ, बल्कि ये भी जान गया कि आगे अगर वो एक भी गलती करता है तो ऐसे ही हमले होंगे, ऐसे ही पाकिस्तानी ठिकाने समतल हो जाएंगे। जो सेकेंड फेज सिंदूर का है वो 9 रात को और 10 को है। तो हमारे इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, उन्होंने किस तरह से डिप्लॉय किया, उनको किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जितने भी एयरक्राफ्ट थे उनको लगा कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो सच में एयरक्राफ्ट हैं, जबकि वो डेकोई एयरक्राफ्ट थे। उनको समझ में नहीं आया, वो उधर फोकस किया उन्होंने, और हमने मतलब भारतीय वायुसेना ने जो मिसाइलें वहाँ दागी और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके जब मिसाइलें आने लगी तो उनको लगा कि अरे हुआ क्या ये।
ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को कैसे बर्बाद कर दिया, इसकी तस्वीरें भी आ रही हैं और पाकिस्तान के लोग इस बर्बादी को कबूल भी कर रहे हैं। शहबाज और मुनीर भले ही अपनी सेनाओं को झूठी तसल्ली दिला रहे हों, भले ही झूठा प्रचार कर रहे हों, लेकिन सच पाकिस्तान के लोगों की जुबानी ही सामने आ रहा है। इसे दो तस्वीर से समझिए। ये पाकिस्तान के एयरबेस की तस्वीर है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ब्रह्मोस अटैक से पहले इसकी तस्वीर क्या थी और हमले के बाद एयरबेस का हाल क्या हो गया, इन दो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो देखिए, ये हमले से पहले की तस्वीर है जहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर सब कुछ जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, यहां कोई क्षति दिखाई नहीं देती। लेकिन देखिए, ब्रह्मोस से हमले के बाद आपको उस इमारत में जो क्षति है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। ये जो जगह है आपको ये साफ तौर पर दिख रही है, ये पूरा इलाका इस ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से क्षतिग्रस्त होता है। ये तस्वीर सामने आई है। तो ये दो तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, साफ देखा जा सकता है। भारत ने ब्रह्मोस से पाकिस्तान में भोलारी एयरबेस को तबाह कर दिया था। आज इस तस्वीर को पाकिस्तान के सत्ताधीश शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को जरूर देखना चाहिए। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने यह माना है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से भारी तबाही मचाई है। 9-10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस से अटैक किया था। भारत ने ब्रह्मोस से भोलारी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया था। ब्रह्मोस से पाकिस्तान के एवैक्स विमान को भी तबाह किया गया। हमले के समय एवैक्स विमान भोलारी एयरबेस पर तैनात था। आपको बता दें, एवैक्स का मतलब है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक विशेष प्रकार का विमान है जो हवा में उड़ते हुए किसी भी क्षेत्र की लगातार निगरानी करता है। ये एक तरह से आसमान में उड़ती आंख है और भारत ने पाकिस्तान की इसी आंख पर गहरी चोट पहुंचाई थी। आप सुनिए पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल इसके बारे में क्या अहम जानकारी दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के स्वदेशी जखीरे का ताकतवर लड़ाका है। स्वदेशी हथियारों की चर्चा के बीच आज रक्षा बजट को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है, जिससे पाकिस्तान की बेचैनी और भी बढ़ सकती है। खबर यह है कि केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत नए हथियार, गोला बारूद और तकनीक की खरीद होगी। रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी खर्च किया जाएगा। आज गुजरात दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की स्वदेशी हथियारों वाला पैगाम पाकिस्तान को दिया। स्वदेशी हथियारों का नाम लेकर उन्होंने पाकिस्तान की धुलाई की और ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम लेकर पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी सुनाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है।
इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। वैसे आपको भारत के इस ब्रह्मास्त्र से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी भी दे देते हैं। क्या आप जानते हैं इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस क्यों रखा गया? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। ब्रह्मोस को भारत और रूस की कंपनियों ने एक समझौते के तहत विकसित किया है, इसीलिए इस मिसाइल का नाम दो नदियों के नाम को जोड़कर बनाया गया है। यह है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी। लेकिन यह हथियार भारत को मिला कैसे और कैसे भारत का सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र बन गया, वो भी समझिए। जैसा हमने आपको बताया, ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। दोनों देशों के लिए बीच ब्रह्मोस को बनाने का करार आज से 27 साल पहले 1998 में किया गया था। हालांकि भारतीय सेना को पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल 2007 में मिली और तब से लेकर अब तक इसके कई अत्याधुनिक संस्करण तैयार हो चुके हैं। भारत के पास इस ब्रह्मोस मिसाइल के कई वर्जन मौजूद हैं। इनमें लैंड अटैक, शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च और एयर लॉन्च वर्जन शामिल हैं। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता इतनी ज्यादा और तीव्र है जिससे बचना टारगेट के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि की गति से भी 3 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला करती है। इसमें 200 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने की क्षमता है और इसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि ब्रह्मोस को लड़ाकू विमान, युद्धपोत और पनडुब्बी के साथ साथ जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इसे वॉरशिप और सबमरीन के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है। पानी में 40 से 50 मीटर की गहराई से भी इसकी लॉन्चिंग संभव है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में भी अपना रास्ता बदलने में माहिर है और किसी भी चलते फिरते यानी मूविंग टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। ये दुश्मन के रडार को भी आसानी से चकमा दे सकती है, जिसका ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला। भारत का ये ब्रह्मोस इतना घातक है कि इसे खरीदने के लिए दुनिया के कई देश भारत के सामने लाइन में लगे हुए हैं और सबकी एक ही मांग है, हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। दावा है कि ये सभी ऐसे देश हैं जिनके साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है और ब्रह्मोस में रुचि दिखाने वाले ये देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पश्चिम एशिया के देश हैं। इनमें फिलीपींस एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ 2022 जनवरी में ब्रह्मोस मिसाइल की डील हो चुकी है। इसके अलावा जिन देशों के ब्रह्मोस को खरीदने की अटकलें हैं उनमें इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, थाईलैंड, ब्रुनई, ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इजिप्ट, कतर ब्रह्मोस की वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल ही नहीं बल्कि स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान को अपनी शक्ति दिखाई। इसके बाद से पाकिस्तान और पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की नींद उड़ी हुई है। दुनिया जानती है अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान का घनिष्ठ मित्र है। खबर है कि भारत जुलाई में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप आर्मेनिया को देने जा रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया की दुश्मनी भी जग जाहिर है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान का दोस्त अजरबैजान तिलमिलाया हुआ है। आपको बता दें, भारत और आर्मेनिया के बीच 2022 में बड़ी डिफेंस डील हुई थी। आर्मेनिया ने भारत से आकाश, सतह से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की 15 यूनिट खरीदने का फैसला किया था। ये पूरा सौदा 60 अरब रुपए का था। इसी के तहत आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप आर्मेनिया को मिलने वाली है। कहा जाता है धूर्तता विकसित होकर मूर्खता बन जाती है और इसकी जितनी जीती जागती मिसाल है पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डेप्यूटी पीएम इसाक डार। वैसे तो भारत के सामने सरेंडर के बाद पूरा पाकिस्तान झूठ की प्रयोगशाला बना है, जहां मुनीर और शहबाज शरीफ आवाम का दिल बहलाने के लिए झूठ के नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन उनके विदेश मंत्री और डेप्यूटी पीएम इसाक डार झूठ तैयार करने के सबसे बड़े एक्सपर्ट निकले हैं।
पाक फौज तो कम से कम बिना सबूत दिखाए झूठ बोल रही थी, लेकिन इसाक डार ने पाकिस्तान की संसद के अंदर ऐसी तस्वीरों और ऐसे आर्टिकल की दलीलें पेश कर दी जिसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। लेकिन किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ने ही उनका फैक्ट चेक कर दिया और ये बता दिया कि इसाक डार लोगों को मूर्ख बनाने के चैंपियन हैं। दरअसल गुरुवार को पाकिस्तान के डिप्टी PM इसाक डार ने संसद के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की शान में एक से एक बढ़कर बातें की। ब्रिटेन के अखबार द डेली टेलीग्राफ का नाम लेकर ये कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज, यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स बिना किसी विवाद के आसमान का राजा है। वैसे तो एक सामान्य सा व्यक्ति भी ये सुनकर बता सकता है कि पाकिस्तान अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बोल गया, लेकिन फिर भी इसाक डार के दावों का उन्हीं के देश के अखबार डॉन ने फैक्ट चेक कर दिया और बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर डार का ये दावा हवाई है और AI द्वारा तैयार किया गया दावा है। अब हम आपको द टेलीग्राफ के नाम का इस्तेमाल करके तैयार किया गया वो फ्रंट पेज भी दिखाते हैं जिसे AI से बनाया गया है, और काश इसाक डार इसे एक बार गौर से देख लेते तो इतनी जिल्लत नहीं उठानी पड़ती। पहली गलती ये थी कि इस तस्वीर में टेलीग्राफ की वेबसाइट का नाम गलत लिखा गया। एक्सपर्ट्स के बाद जो शब्द लिखे थे वो भी गलत थे। कॉन्फ्लिक्ट की स्पेलिंग गलत तरीके से लिखी हुई थी और तो और इस आर्टिकल में पाकिस्तान का नाम तक गलत लिखा हुआ था। लेकिन इसाक डार को इतनी फुर्सत कहाँ थी? उन्हें तो अपने सांसदों और जनता की आंखों में हवाई बातों से झूठ के चश्मे चढ़ाने थे और उन्होंने वो किया भी। लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती और इस सच्चाई का सामना इसाक डार को भी जल्द ही करना पड़ा। वैसे आपको याद होगा जब ख्वाजा आसिफ से भारत पर हमले के सबूत मांगे गए थे तो उन्होंने कहा था सोशल मीडिया पर देखा। हो सकता है जब इसाक डार से इस तस्वीर को लेकर सवाल किया जाए तो वो भी कह दें व्हाट्सएप ग्रुप पर आया था। अब हम आपको पाकिस्तान के दूसरे बयान बहादुर से मिलवाते हैं, जो पहले सिंधु नदी के पानी पर खून की नदियां बहाने की धमकियां दे रहे थे, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सैन्य कार्रवाई को देखकर उनके तोते उड़े हुए हैं। ये वो बिलावल भुट्टो हैं जिन्हें वैसे तो पाकिस्तान की सियासत में भी कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। वो बिलावल इस वक्त सीज फायर पर बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं जिसमें डर की मात्रा काफी ज्यादा है। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान में दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर ये सीज फायर टूट गया तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। हालांकि किसके लिए खराब होंगे इसके सबूत दुनिया पहले से ही देख रही है। जरा बिलावल का ये डर भी देख लीजिए। वैसे शायद आपको पता नहीं है, पाकिस्तान के अंदर एक नया गेम शुरू हो गया है। आवाम भले ही झूठ का जश्न मना रही हो, लेकिन पाकिस्तान के गंभीर पत्रकार सच से वाकिफ हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान का क्या हाल किया। और अब ऐसे पत्रकारों पर पाकिस्तान में केस दर्ज किया जा रहा है। उन्हें सच बोलने पर डराया और धमकाया जा रहा है। इसके सबूत भी पाकिस्तान से ही आए हैं। पाकिस्तान का झूठ अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक टेंशन में है, लेकिन आज उनकी टेंशन थोड़ी और बढ़ गई होगी क्योंकि आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंचे। यहाँ राजनाथ सिंह ने जो भाषण दिया उसमें न सिर्फ देश के जवानों का शौर्य है बल्कि पाकिस्तान को सख्त संदेश भी है। रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में जो कुछ कहा उसकी तीव्रता से पाकिस्तान में डर का मीटर एक बार फिर हाई हो गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर ही दिखा है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो सही समय पर पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने यह साबित कर दिया है कि उनकी पहुंच पाकिस्तान के कोने कोने में है। साथ ही ये कहा कि युद्ध विराम में हमने पाकिस्तान को प्रोबेशन पीरियड पर रखा है। अगर अब व्यवहार में गड़बड़ी आई तो कड़ा दंड दिया जाएगा। जाहिर है ये सब सुनकर पाकिस्तान की एक बार फिर कंपकपी छूटने लगी होगी। आसिम मुनीर को भी राजनाथ सिंह की बातें अच्छे से सुन लेनी चाहिए और ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इस बार कोई गड़बड़ की तो अंजाम कितना बुरा होगा। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के। और वह आपने करके दिखाया। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटाया। हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक और ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का
चोली दामन का कंबल। आपने पूरे देश को यकीन दिलाया है कि नया भारत अब सहन नहीं करता, बल्कि वह पलटकर जवाब देता है। हमने भी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। भुज में जब राजनाथ सिंह भाषण दे रहे थे तो उनके पीछे भारतीय एयर डिफेंस की एक गर्व वाली तस्वीर दिखी। ये तस्वीर है पिचौरा मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया था और इसी बौखलाहट में भारत में कई हमले किए। इनमें से कुछ हमले भुज पर भी हुए थे, लेकिन इस डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन को भुज एयरबेस पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे तब उनके पीछे भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहा था, जिसे नुकसान पहुंचाने का पाकिस्तान झूठा दावा करता रहा। और अब जब राजनाथ सिंह भुज एयरबेस आए तब उनके पीछे पिचौरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिखाई दिया। यानी भारत ने पहले पाकिस्तान के ड्रोन नष्ट किए और अब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा टुकड़े टुकड़े हो रहा है। भारतीय सैनिकों के शौर्य के बाद अब नेताओं की गंदी जुबान की बात भी करते हैं, जिससे भारतीय सैनिकों के लिए अब भद्रता लगातार लीक हो रही है। भारतीय सेना अपने पराक्रम के बल पर पाकिस्तान से जीतने में तो कामयाब रही, लेकिन भारत के नेताओं की संकीर्ण और दूषित मानसिकता से जीतना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण है और इसका ट्रेलर पिछले कुछ दिनों से दिख भी रहा है। सत्ता में आज हमने 4 नेताओं की एक टीम बनाई है जो बदजुबानी के मामले में एक दूसरे को पीछे करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे नेता बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों में हैं। कोई सैनिकों का धर्म देख रहा है तो कोई जाति। खास बात यह है कि बयान देने के बाद ये मीडिया को दोषी भी बताते हैं। ये कहते हैं कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। अगर स्तरहीन बयान देने वाले नेताओं की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर विजय शाह हैं। ये मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं। इनका बयान इतना शर्मनाक है कि किसी सभ्य समाज में उसे मौन स्वीकृति नहीं दी जा सकती। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा रही कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया। विरोध हुआ तो माफी मांग ली। मामला कोर्ट तक पहुंचा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट तक ने विजय शाह की क्लास लगाई, लेकिन इनकी ताकत देखिए। इनका सब कुछ बात भी सामने आने के बाद मंत्री पद पूरी तरह से बना हुआ है। मंत्री पद सुरक्षित है और CM मोहन यादव खुद इनका बचाव कर रहे हैं। एक बार सुनिए विजय शाह ने क्या कहा था और मोहन यादव ने क्या कहकर उनका बचाव किया। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। जाति समाज से ऊपर बढ़ करके हमारी सोफिया बहन ने पाकिस्तानियों को ठिकाने लगाया। उनके अपमान का हम सोच भी नहीं सकते, ना मिलिट्री के, ना हमारी सोफिया बहन के लिए। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सम्मानित है, हम उसको सल्यूट करते हैं। मेरा ना तो ऐसा कोई सोच था और ना ऐसी दुर्भावना थी। इसके बावजूद किसी को ऐसा लगा हो कि मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो, और ख़ास करके किसी समाज को या सोफिया बहन को, तो हम 10 बार माफी मांगने को तैयार हैं। उसने ये बयान देकर केवल कर्नल का ही अपमान नहीं किया है, बल्कि हमारे देश की सेना का अपमान किया है। ऐसे समय पर इस मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके
इसको जेल के सीढ़ियों में डालना चाहिए। ये हमारी सरकार ही है कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं और न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के लिए सदैव हमारे मन में श्रद्धा है। जो न्यायालय निर्णय देती है हम उसका पालन करते हैं। मैं मान के चलता हूं कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम न्यायालय के साथ ही। ऐसा पहली बार नहीं है कि विजय शाह ने ऐसे बयान दिए हों। एक बार तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता और तब के सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के खिलाफ अपमानजनक बातें कही थी। तब उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से मंत्री बना दिया गया। ऐसे में सवाल यह है कि विजय शाह हैं कौन और उनका राजनीतिक रसूख क्या है। विजय शाह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हरसूद सीट से लगातार 8 बार से विधायक हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक महत्वपूर्ण आदिवासी चेहरा हैं। हरसूद और आसपास के आदिवासी इलाकों में अच्छी पकड़ रखते हैं। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी मतदाता हैं और 47 सीटों पर खासा प्रभाव रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में विवादित और दूषित बयान देने की प्रतियोगिता हो रही है। विजय शाह के बयान से पार्टी की बेइज्जती तो हो ही रही थी कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बयानों की बंदूक अपनी तरफ घुमा ली। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि पूरी इंडियन आर्मी पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। उनका ये बयान विपक्ष को राजनीतिक ऑक्सीजन दे रहा है और बीजेपी पर तीखे हमले हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। बीजेपी अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। वो ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर लेकिन जब भारत माता का अपमान करें, भारत की सेना का अपमान करें, भारत की एक बहादुर बेटी का अपमान करें, सोफिया कुरैशी का, तो अभी तक वो नहीं निकाले। अब तो साफ हो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी अगर वो नहीं निकाले गए तो इसके मतलब सही आरोपी और अपराधी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। ये बिल्कुल कांग्रेस गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। तोड़ मरोड़ करके जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। सैनिकों के अपमान के मामले में बीजेपी ने पेटेंट नहीं कराया है। दूसरे राजनीतिक दल भी सेना का अपमान करने में काफी एक्टिव हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं राम गोपाल यादव। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बीजेपी के नेता उन पर हमलावर हो गए और राम गोपाल यादव को अपना बयान वापस लेना पड़ा। एक बार सुनिए राम गोपाल यादव ने क्या कहा और विपक्ष इसे कैसे मुद्दा बना रहा है। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं। अब जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। कांग्रेस को तो प्रश्न उठाने ही है। ये पहली बार नहीं है। जब ऑपरेशन बालाकोट के बाद जब ऑपरेशन हुआ तब भी उन्होंने प्रश्न उठाए थे, जब एयर स्ट्राइक हुई थी और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी इन्होंने प्रश्न उठाए थे। तो ये तो लगातार इनकी आदत है। इनको देश की सेना का मनोबल तोड़ना है, ये इनके डीएनए में है। और ये सबके सब
पाकिस्तान या चाइना के एजेंडे के हिसाब से काम करते हैं। और जब कोई भी नेता इनको अपमान करते हैं तो ये समझना कि देश को अपमान कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी खंडन करना चाहिए जब कोई भी महिला जो सक्षम है ऑफ द रैंक ऑफ कर्नल उनके प्रति टिप्पणी होती है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने जो कहा है सच्चाई है। मैं खुद इस दंश को झेल रहा हूँ और योगी जी को मिर्च क्यों लग गई। वो तो सबसे ज़्यादा जातिवादी हैं और उत्तर प्रदेश में ऊपर उन्हीं के बिरादरी के लोग, ये सच्चाई नहीं है। हूटा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।